इनके सारे बातें, इनके सारे वादे सब झूठे हैं। इन्होंने ना पहले कभी किया कुछ और ना आगे कुछ करेंगे। समाज को बांट दो, कोई पूछेगा ही नहीं, आपस में लड़ते रहेंगे। मैं कहती हूँ 10 साल हमने भाजपा को देख लिए, ऊपर भी नीचे भी। ऐसा कौन ऊपर से उतर के आएगा जब इन्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे? ये सबको ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है, लेकिन फिर भी आप और हम बदहाल हैं, जो ना कुछ सुन सकती है, ना कह सकती है, सिर्फ फरमान जारी करना जानती है। कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति दिल मिला के जुड़ना चाह रही हूँ, तो इसमें हम दोनों का फायदा है, मेरा अकेली का फायदा नहीं है। बीजेपी की ओर से इकरा हसन से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सपाइयों के खिलाफ किस तरीके की साजिश हो रही है। हजारों की भीड़ में दोस्तों इकरा हसन ने बड़ा खुलासा कर दिया, लेकिन इस खुलासे से पहले अचानक से बिजली चले गई। इकरा का माइक बंद हो गया। इकरा हसन हैरान हो गई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए गजबी तरीके से सीएम योगी और बीजेपी की मौज ले ली। हालांकि प्रयास ये किया गया कि इकरा हसन की राजनीति को सताया जाए, लेकिन वो झुकी नहीं और खुलासा भी किया। लेकिन खुलासे के साथ अखिलेश को एक संदेश भी इकरा हसन ने उसी जनसभा से दे दिया। 2027 को लेकर कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक फॉर्मूला दिया। हालांकि इस अखिलेश यादव अपनी राजनीति में पहले से ही यूज तो करते आए हैं, लेकिन अब इसे हाईलाइट भी करेंगे और इससे पार पाना सीएम योगी के साथ बीजेपी के लिए चुनौती होगी। इसलिए तो मुझे लगता है अगर सपा के रणनीतिकार इकरा हसन के फॉर्मूले पर अच्छे तरीके से काम करते हैं तो यकीन मानिए 2027 में सीएम योगी की राजनीति पर यह फॉर्मूला भारी पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस समय कैराना से सपा सांसद इकरा हसन किस दौर से गुजर रही हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जैसे जैसे सियासत की दुनिया में इकरा हसन धाकड़ होती जा रही हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनके सियासी दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। वो इकरा हसन की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए साम दाम दंड तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनका प्रयास किसी भी तरह से ये है कैसे भी कर इकरा हसन को पीछे धकेला जाए, लेकिन इकरा हसन एक योद्धा के तौर पर उनका जवाब देती दिखती हैं। और आज मैं सुबह से थोड़े भावुक उसमें हूं, क्योंकि मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। मैं जिस घर से ताल्लुक रखती हूं, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी, हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, और यही मेरी विरासत है और इसे ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी आप सब जानते होंगे, मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं छापर गांव में गई थी, जहां मंदिर का एक विवाद खड़ा किया गया। मैं उनके खुद कटघरे में जाकर खड़ी हुई और गांव वालों से पूछा कि मेरी क्या यही हाल है इस सरकार में कि कभी भी बिजली चली जाती है। इतने बिजली घर दिए फिर भी समाधान अभी नहीं हुआ, तो और की जरूरत है हमें। एक बार और लाना पड़ेगा कि सत्ता में। तो मैं आपको बता रही थी छापुर की घटना, और मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ कि कुछ लोग इस तरह के प्रोपेगेंडे बनाकर एक जो एकता इस समाज में आई है 36 बिरादरी में, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, इल्जाम उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा भाजपा के पास कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का, इस चुनाव के लिए वोट मांगने का। तो धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, आपस में भिड़ाने के काम होते रहेंगे। लेकिन मैं आज इस चीज से उभर कर आई हूं और आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूं कि ये जो प्रोपेगेंडे बनाते हैं, ये ऊपर बैठकर एक कमरे में वो वीडियो चलाते हैं, लेकिन धरातल पर जो घटना है वहां के लोगों के मन में ऐसी कोई भावना नहीं होती। जिस गांव के ऊपर राजनीति चल रही है, मैं उसी गांव से अभी होकर आई हूं, उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल अन्य जगहों पर जाकर ये लोग करते हैं कि वहां ऐसा कर दिया, वहां उसने ऐसा कर दिया। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है, विनती है कि इनके बहकाए में आपको और हमें नहीं आना है।
हमें अपने काम के मुद्दों पर अड़े रहना है, हमें बिजली, पानी, खाद के मुद्दों पर लड़ते रहना है। ये हमें अलग अलग करना चाहते हैं ताकि हम इनसे सवाल ना पूछ सके, ताकि हम इनसे इनकी काम का जायजा ना ले सके। नौकरियां, हमारे भाई आज बेरोजगार घूम रहे हैं। किसानों के क्या हालात हैं ये आपके सामने है। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो कहा गया था कि गन्ने का पेमेंट 400 का कर देंगे, आज तक तो हुआ नहीं। तो इनके सारे बातें, इनके सारे वादे सब झूठे हैं। इन्होंने ना पहले कभी किया कुछ और ना आगे कुछ करेंगे। बहुत आसान है, क्योंकि समाज को बांट दो, कोई पूछेगा ही नहीं, आपस में लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए आज जो मकसद है आपके बीच में आने का, वो ये जो होने वाली घटनाएं हैं उनसे पहले ही आप सबको सचेत करना है कि इन बातों में आपको हमें नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ विकास की बात करनी है। अगर पटवारी के पास जाके मैं बिजली का कनेक्शन मांगने लगूं तो ये तो मेरी बेवकूफी है। जो जिसका काम है वो उसे करना चाहिए। नेता का काम जो है वही नेता से पूछा जाएगा। धर्म जाति का सवाल नेता से नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आप लोगों को जागरूक रहना है और इस मुट्ठी को बंद करके मजबूत करना है। और यहां से समाजवादी पार्टी को अगर आप मजबूत करेंगे, मैं कहती हूँ 10 साल हमने भाजपा को देख लिए, ऊपर भी नीचे भी, आज भी सब खतरे में ही है। तो हिफाजत होगी कब? ऐसा कौन ऊपर से उतर के आएगा जब इन्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे ये सबको? ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है, लेकिन फिर भी आप और हम बदहाल हैं। तो इस सरकार को, आपको और हमें, जो ना कुछ सुन सकती है ना कह सकती है, सिर्फ फरमान जारी करना जानती है। तो दोस्तों, सुना आपने कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। देखा आपने इकरा हसन पर जिस धार्मिक मुद्दे के जरिए उनकी छवि पर दाग लगाने का प्रयास हो रहा है, उस पर जब वो बोलने लगी तो अचानक से लाइट चले गई। या तो ये जानबूझकर किया गया, एक तरह से परेशान करने के लिए किया गया। अगर ऐसा नहीं भी किया गया तो समझ सकते हैं यूपी में बिजली व्यवस्था किस तरीके की है। कभी भी लाइट आती है, कभी भी चले जाती है। मोदी के कभी खास अफसर रहे ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा बिजली विभाग को कैसे चला रहे हैं। खैर दोस्तों, इकरा हसन अपने इस बयान में जो मेन बात बीजेपी के प्रोपेगेंडा पर कह रही हैं, जो नहीं हुआ, जिससे किसी का कनेक्शन नहीं, उसको किसी दूसरी जगह कैसे फैलाती है, उसकी पूरी कहानी इकरा हसन ने बता दी। छापुर गांव का हवाला इकरा हसन ने दिया। गांव में मंदिर विवाद में लोगों की जुमा पर इकरा हसन का नाम नहीं है, लेकिन दूसरे गांव में भाजपाइयों के नफरती गिरोहों की ओर से ये फैलाया गया। इसके लिए तो इकरा हसन ही जिम्मेदार है। दोस्तों, तानाशाह मुसोलिनी कहा करता था, अगर एक ही झूठ को 100 बार कहा जाए तो वो सच हो जाता है। बीजेपी वाले यही करने में माहिर हैं। झूठ को इतनी बार कहते हैं कि आम इंसान को वो सच लगने लगता है। दोस्तों, इकरा हसन की ओर से अखिलेश को भेजे गए फॉर्मूले पर बात करते हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए फॉर्मूला अपनी राजनीति में अपनाया था। अब दोस्तों, इकरा हसन ने उस पीडीए फॉर्मूले को नया नाम दिया है। सुनिए इकरा हसन का वो फॉर्मूला क्या है। हमारे बीच में बहुत सारी बातें सभी लोगों ने कही, खास तौर पर राजकुमार भाटी जी ने जिस तरीके से हमें बातें बताई, ये सारी चीजें एक समाज को जागरूक करने की चीज है। जनप्रतिनिधि होते हैं, आपकी सेवा के लिए हैं, और सिर्फ एक मुख्यमंत्री से हर आदमी नहीं मिल सकता। जरूरी है कि जो बीच में आपका पैरोकार हो वो भी मजबूत हो। मेरे पिताजी को पश्चिम का मुलायम सिंह कहा जाता था, पश्चिम का सीएम, क्योंकि अपने एक एक आदमी के काम के लिए वो लड़ने मरने का काम करते थे। किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी कि लखनऊ तक जाएं, सबके काम यहीं पे होते थे। तो आज जो आपके बीच में जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो आपको ये एहसास दिला पा रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है? क्या घर बैठे आपके काम पूरे हो रहे हैं या नहीं? तो ऐसे लोगों को जो इतने बड़े पद पर, जिनके पास मंत्रालय भी है, अगर वो हमारे छोटे छोटे काम भी नहीं करा सकते तो उनका क्या फायदा है? इसलिए ऐसा पैरोकार चुनिए जो मजबूत हो, जो घर पे आपको सेवा देने का काम करे।
हमारे विधायक जी ने कई अपनी उपलब्धियां गिनवाई और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि उनकी टिप्स पे सारे जहां जहां उन्होंने बिजली घर दिए, जहां काम दिए, इस तरीके से याद रखना, मतलब वो सही मायने में यहाँ की दाएं हैं। हमें लग रहा था झूठी बोल रहे हैं। हर इंसान की पहचान कई तरह की होती है, अपने गांव से जुड़ी, अपनी भाषा से जुड़ी, अपने धर्म से जुड़ी, अपनी जाति से जुड़ी। इन पहचानों का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। मैं जब विदेश से पढ़कर लौटी थी तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी बोली ऐसी क्यों है, लगता नहीं विदेश से पढ़ के आई हो। तो मैं यही कहती थी कि अपनी तरफ, अपनी जड़ों की तरफ आदमी का झुकाव जरूर होता है। मैं जहां से आती हूँ यहाँ हमारी बोली खड़ी है, तो इसीलिए मेरी भाषा ऐसी है, चाहे कहीं भेज दो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अपने गांव से जो आपका रिश्ता है वो ऐसा ही रहेगा। एक आदमी की कई पहचानें होती हैं, उन पहचानों को हमें आपस में भिड़ाना नहीं है। उन पहचानों का सम्मान करके एक धागे में पिरोने की हमें जरूरत है। और ये धागा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें तैयार करके दिया है पीडीए के रूप में। उसे आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समझे, या मुझे तो आज बेहतर लगा जो राजकुमार भाटी जी ने बताया, क्या था जी, पीड़ित, दुखी, अपमानित, पीड़ित, दुखी और अपमानित। तो आज से हमारा पीडीए यही है कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति, हम सब अगर एकजुट होंगे, हम सब अगर एक धागे में पिरोए जाएंगे, अपने उस धागे को मजबूत करेंगे, तो हमारी संख्या बढ़ेगी, इससे घटेगी नहीं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की पहचान हमेशा संख्या से होती है। और अगर मैं आपसे दिल मिला के जुड़ना चाह रही हूँ तो इसमें हम दोनों का फायदा है, मेरा अकेली का फायदा नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है। तो इकरा हसन क्या कह रही हैं? पीडीए का नाम होना चाहिए पीड़ित, दुखी और अपमानित। वास्तव में देखा जाए केंद्र की 11 सालों की सरकार और यूपी में योगी राज में जनता पीड़ित ही है, दुखी है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है वो अपमानित हो रहे हैं। इकरा हसन ये बात बिल्कुल सही कह रही है। हर विधानसभा में विधायक ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए सीएम तक बात सीधे पहुंचे। बीजेपी में विधायकों की कितनी चलती है, जनसभा में आए लोगों ने सीधे तौर पर बता दिया। लेकिन इससे आगे सबसे बड़ी बात यह है, अपने पर लगातार हो रहे पर्सनल अटैक के बाद भी जिस तरह से इकरा हसन विश्वास के साथ डटकर मुकाबला कर रही हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो इनके सारे बातें, इनके सारे वादे सब झूठे हैं। इन्होंने ना पहले कभी किया कुछ और ना आगे कुछ करेंगे। समाज को बांट दो, कोई पूछेगा ही नहीं, आपस में लड़ते रहेंगे। मैं कहती हूँ 10 साल हमने भाजपा को देख लिए, ऊपर भी नीचे भी। ऐसा कौन ऊपर से उतर के आएगा जब इन्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे ये सबको। ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है, लेकिन फिर भी आप और हम बदहाल हैं, जो ना कुछ सुन सकती है, ना कह सकती है, सिर्फ फरमान जारी करना जानती है कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति दिल मिला के जुड़ना चाह रही हूँ, तो इसमें हम दोनों का फायदा है, मेरा अकेली का फायदा नहीं है।